अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इस सीरीज के 11th लेक्चर को डिस्कस करेंगे और जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने फोर्थ सेक्शन कैपिटल गेन को। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर भी एक्सेस किए होंगे, अगर आप इस लेक्चर के ऊपर न्यू हैं, क्योंकि ये पोर्शन जो है आपका प्रीवियस ईयर से चेंज है, तो मोस्ट चेंजिंग पोर्शन है या मोस्ट डिमांडिंग पोर्शन है। तो अगर आप इस लेक्चर पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इससे पहले वाले लेक्चर भी जरूर देखें ताकि आपका न्यूमेरिकल का प्रॉपर फ्लो बन सके। हम इससे पहले जो पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम किसी भी पर्सन का जब गोशवारा या हम टैक्स रिटर्न बनाते हैं तो हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि उस पर्सन से मुतलका जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे उससे पहले हम कुछ चीज़ें उसकी लिख देंगे, जैसा कि हम उस टैक्स पेयर का नाम लिख देंगे, हम टैक्स ईयर लिख देंगे, टैक्स ईयर एंडिंग लिख देंगे, देन रेजिडेंशियल स्टेटस लिख देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल लिख देंगे। जैसा कि हमने ये एक प्रॉब्लम प्रैक्टिकली तौर पर सॉल्व भी की थी और उसमें से हमने इन चीज़ों को फेच किया था और प्लेस किया था। तो मीनवाइल जब हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हम उस न्यूमेरिकल को लेबल करते हैं और लेबल करते हुए नेम ऑफ टैक्स पेयर, टैक्स ईयर एंडिंग, रेजिडेंशियल स्टेटस और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल लिखते हैं। देन बेटा जी हम लोग इसके सोर्स ऑफ इनकम को 5 हेड में कैटेगराइज करते हैं। उनमें से पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो उसको उसके एम्प्लॉयर से मिलने वाला कैश और कैश के अलावा अदर बेनिफिट्स हैं। इसको हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 12 में समराइज करते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं अपने पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो जायदाद, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, हम उसकी बात करेंगे कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उससे रेंटल पोर्शन कितना उसको रिसीव हो रहा है, या उसके मुतलका कोई एग्रीमेंट किया उसने, या उससे मुतलका कोई फोरफिटेड एलिमेंट है, तो उसको हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं। देन हम लोगों ने थर्ड सेक्शन डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम बिजनेस, और ये बड़ा सिंपल सा था कि हमारे पास किस तरह से दो सेक्शन सिर्फ ऐसे हैं या दो बिजनेस सिर्फ ऐसे हैं जिनकी आमदनी टैक्स नहीं की जाती, बाकी तमाम तरह का जो बिजनेस है वो टैक्सेबल है। तो मीनवाइल अभी तक हमने इन सेक्शन को डिटेल में और इनसे मुतलका कुछ डिफरेंट थ्योरी के एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल गेन से मुतलका, कि हमारे पास जो फोर्थ सोर्स है जिसमें हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्टॉक से मुतलका, इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्टॉक से मुतलका जो होने वाला बेनिफिट है उसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल गेन। और ये आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक सेक्शन 37 में आता है। इससे पहले कि हम लोग इसके टैक्स न्यूमेरिकल में आने वाले डिफरेंट ट्रीटमेंट की बात करें, हम डिस्कस करते हैं जरा इसकी थ्योरी को। और हाँ, बेटा जी थ्योरी में भी डिस्कस करते हैं कि हम बेसिकली कैपिटल गेन कहते किसको हैं। मीन्स के हम अगर कोई हमसे पूछ लेता है व्हाट डज मीन बाय कैपिटल गेन, तो हम उसको कैपिटल गेन के बारे में क्या बताएंगे कि भाई हमारे पास कैपिटल गेन क्या चीज़ है। तो बेसिकली कैपिटल गेन की जो मैं बात करना चाहता हूँ वो मैं बात ये करना चाहता हूँ कि हम डिस्कस ये करेंगे कि हमारे पास कैपिटल गेन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। कैपिटल गेन बेसिकली हमारे पास कैपिटल एसेट के ऊपर होने वाले प्रॉफिट का नाम है। ठीक है, अगर हम इसको जरा इधर कर लें तो बेटर होगा। जो कैपिटल गेन है बेसिकली ये एक प्रॉफिट है जो हमारा कैपिटल एसेट के ऊपर होता है। मिसाल के तौर पर मैंने कोई एक कैपिटल एसेट लिया, ठीक है, और वो मैंने बाय किया 1 मिलियन का, ठीक है, 10 लाख का। कुछ अर्सा मैंने उसको अपने पास होल्ड किया और देन मैंने उसको सेल कर दिया, और सेल मैंने कितने किया, 1.2 मिलियन का, 12 लाख का। तो एक्चुअली मुझे इसमें से प्रॉफिट हुआ, और वो प्रॉफिट कितना हुआ, 0.2 मिलियन, दैट्स मीन 2 लाख का। अब ये जो 2 लाख है इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको हम लोगों ने आज के दिन में समझना है।
तो ये हमारे पास कैपिटल गेन का पोर्शन होगा। सो कैपिटल एसेट के ऊपर होने वाले प्रॉफिट या कैपिटल एसेट के ऊपर होने वाले जो गेन का नाम है, उसको हम लोग नाम देते हैं कि ये हमारे लिए कैपिटल गेन है। तो इसके लिए, इसके साथ साथ मैं ज्यादा बेहतर ये समझूंगा कि आप जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है ना बेटा जी, वो भी जरूर जो है वो आप देखें। वैसे कैपिटल गेन को हम लोगों ने जो है वो अलग से एक डेफिनेशन की जो प्ले लिस्ट है उसमें समराइज किया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा उसको डिस्कस कर दूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और एक्सपेक्ट ये करूंगा कि आप इसकी जो डेफिनेशन वाली प्ले लिस्ट है उसको एक दफा जरूर देखें। अच्छा जी बच्चों, जैसा कि आपके साथ ये मैंने शेयर भी किया है, तो आप इसमें से देख सकते हैं कि ये एक पास पेपर का भी पोर्शन है कि 5 मार्क्स के लिए पास पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है 2022 के एनुअल में, 14 के एनुअल में और 17 की सप्ली में। तो ये भी हमारे पास एक पास पेपर का भी एस्पेक्ट है, थ्योरी का पॉइंट भी हमारा क्लियर होता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि कैपिटल एसेट एक्चुअली कहते किसको है। ये सेक्शन 37 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। हम कैपिटल एसेट से मुराद लेते हैं कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी एक पर्सन के अंडर हो, वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। वो कहता है जी उसके बिजनेस के साथ कनेक्ट हो या ना हो इससे बात नहीं, लेकिन ये वाली चीजें इंक्लूड नहीं होगी। अच्छा ये बात है, इसे याद रखें। बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग: स्टॉक इन ट्रेड, ये नहीं होगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स या रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये वाली चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं किसी मेडिसिन स्टोर को ऑपरेट कर रहा हूँ, तो उसमें जितनी भी मेडिसिन अवेलेबल फॉर सेल है वो हमारे लिए कैपिटल एसेट नहीं है। स्पेयर पार्ट, अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस या फिर कोई और इस तरह का बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें मैं किसी मशीनरी के स्पेयर पार्ट की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो वो जो स्पेयर पार्ट है वो मेरे लिए कैपिटल एसेट नहीं है। यार्न पोजेस्ड बाय द कॉटन, वो खाल का हिस्सा जो कॉटन मिल अपने पास रॉ मटेरियल के तौर पर रख रही है, वो मेरे लिए कैपिटल एसेट नहीं है। तो बेसिकली कैपिटल एसेट में वो वाली चीजें जो आपके रॉ मटेरियल के तौर पर यूज हो सकती हैं वो नहीं है। एनी डेप्रिसिएबल एसेट, अच्छा वैसे डेप्रिसिएबल एसेट के ऊपर अलग डेफिनेशन भी है। हर वो एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकती है, जो लॉन्गर पीरियड के लिए बेनिफिशियल होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी मार्केट वैल्यू उसके इस्तेमाल होने की वजह से कम हो जाती है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएबल एसेट। हर वो डेप्रिसिएबल एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ हो, या फिर कोई इनटेंजिबल एसेट जिसके ऊपर अमोर्टाइजेशन हो, जैसा कि गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो ये कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है। तीसरा उसमें बोला है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द पर्सन हिमसेल्फ और एनी अदर मेंबर ऑफ फैमिली डिपेंडिंग ऑन इट, तो हम उसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे लिए कैपिटल एसेट नहीं है। जिसमें उसने बताया है कि प्लांट है, मशीनरी है, ये डेप्रिसिएबल है, कॉपीराइट है। अब ये है कि भाई चले ठीक है, आपने हमें ये बताया कि कैपिटल एसेट नहीं है, तो आप ये भी तो बताएं कि फिर कैपिटल एसेट क्या है या कैपिटल एसेट की एग्जांपल क्या है। गुड, ये है शेयर्स ऑफ कंपनी, मुदारबा सर्टिफिकेट, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट, कोई पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ड्राइंग्स है, अदर आर्ट वर्क है, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है, फोलियो बुक, ज्वेलरी एंटीक है, कॉइन मेलोडियन है, पोस्टेज स्टैम्प है, फर्स्ट डे कवर्स है, या मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आप इस गुफ्तगू को इस तरह से भी दो कैटेगरी के तौर पर सॉल्व कर सकते हैं कि जितनी भी शेयर्स से मुतलका ट्रेडिंग है या फिर आपके पास जितनी भी इमूवेबल, ठीक है, प्लॉट या कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग से मुतलका ट्रेडिंग है, उसकी बात है। सर जी बिल्डिंग या इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतलका तो ऊपर भी सेक्शन नहीं गुजरा था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। बेटा जी ये था उसका रेंटल पोर्शन, कि आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो पोर्शन है या उस हिस्से की बात की जा रही है कि जिस हिस्से को आप रेंट आउट नहीं करते बल्कि उस हिस्से को आप परमानेंटली तौर पर सेल कर देते हैं। तो इसका तल्लक परमानेंट सेल से है एसेट की, और इस पोर्शन का तल्लक, ये जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इस पोर्शन का तल्लक रेंटल एस्पेक्ट से है। तो कैपिटल गेन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें हमने दो चीजों से मुतलका देखना है: क्या शेयर से मुतलका कोई प्रॉफिट हो रहा है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतलका। बट ये वाला पोर्शन या ये वाली डेफिनेशन इसलिए डिस्कस कर दी गई कि ये एनुअल पेपर में पूछी गई थी, इसलिए हमें हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अच्छा जी बच्चे, बात करते हैं अपने पास कि कैपिटल गेन अगर हमारे पास आ जाता है तो हमने उसको किस तरह से टैक्स करना है। अच्छा, इससे मुतल्लिक़ अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लाहौर से हैं तो आप फिजिकल क्लास भी ले सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ना सिर्फ टैक्सेशन के बल्कि आपके अदर सब्जेक्ट जो हैं उनके भी लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, बात करते हैं हम अपने पास इस कैपिटल गेन वाले सेक्शन की फर्दर ट्रीटमेंट की। हम कैपिटल गेन को किस तरह से ट्रीट करते हैं। देखिए बच्चों, कैपिटल गेन जैसा कि हमने बड़ा क्लियरली तौर पर डिस्कस करके यहाँ पे प्लेस किया कि कैपिटल गेन हमारा वो एस्पेक्ट है जो शेयर से मुतल्का है कि हम अपने पास शेयर्स को किस तरह से बाय करते हुए या सेल करेंगे और इससे बेनिफिट को फेच करेंगे। अच्छा, इसमें जरा थोड़ी सी डेप्थ में चीजें हैं, इसको मैंने सेपरेटली तौर पर प्रिपेयर किया था। मैं जरा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो बात यह है कि कुछ पोर्शन ऐसा होता है कि जिसके ऊपर हम टैक्स चार्ज नहीं करते। कैपिटल गेन में कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता, जैसा कि गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये हमारे पास एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट ऐसा है बेटा जी जो हमारे पास एग्जेम्प्ट होगा कैपिटल गेन में। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फिर टैक्सेबल क्या होगा। गेन फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, पब्लिक कंपनी के भी शेयर्स हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के भी हो सकते हैं, मुदारबा कंपनी के भी हो सकते हैं, या आप ऐसे समझ लें कि पब्लिक या लिस्टेड कंपनी, आप प्राइवेट कंपनी नाम बोले। ठीक है, तो इनके जो शेयर्स हैं इनके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। अब इसके ऊपर दो कैटेगरीज हैं। इफ अक्वायर्ड, अगर ये वाले शेयर्स खरीदे गए थे बिफोर 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 से पहले, तो फिर बेटा जी आपने क्या करना होगा, जितनी भी अमाउंट आएगी गेन की उसको आपने एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में लिखना है, इस कॉलम में, यस इस कॉलम में। एंड टैक्सेबल, और ये टैक्स होगा एज एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एट द रेट ऑफ 12.5%। अब ये जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है और ये जो हमारे पास हम डिस्कस करते हैं, ये हमारे लिए नॉर्मल ब्लॉक है। ये जिसको आपने इनकम फ्रॉम सैलरी के तौर पर देखा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के तौर पर देखा, कैपिटल गेन के तौर पर आप जो देख रहे हैं, इसमें बेटा जी ये जितना भी टोटल होगा इनकम का, ये नॉर्मल ब्लॉक ऑफ इनकम है। इसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम हम कहाँ पे जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी के लिए आपने टैक्स ट्रीटमेंट अभी इतना ही याद रखना है कि जब भी पब्लिक कंपनी के शेयर से मुतल्का गेन आएगा तो गेन के अमाउंट को रखेंगे एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में और इसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा 12.5%। इफ अक्वायर्ड, अगर आप इसको अक्वायर करते हैं ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 के बाद, तो तब आपके पास बेटा जी कंडीशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ गेन रिमेन इन एग्जेम्प्ट कॉलम, वो एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में रहता है, एंड टैक्सेबल एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो ये भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की तरह से होगा, जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि गेन जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगा, अमाउंट ऑफ गेन एग्जेम्प्ट रहेगी, इसके ऊपर टैक्स एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम किया जाएगा। बट ये जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है और इसका जो रेट है ये मुख्तलिफ होगा। तो फर्स्ट का तो रेट आ गया 12.5%। अब यहाँ पे आपके पास 7 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अब इन 7 डिफरेंट पैरामीटर को बेटा जी याद करने का बड़ा आसान सा तरीकाकार ये है कि ये 1 ईयर के गैप के साथ है। मैं इसको जरा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको मजीद जरा क्लियर हो जाए। मैं बेटा जी बात कर रहा था कि हम गेन को देखते हैं कि अगर 1 साल से कम अरसा हो, होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर, देन 15%। होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 बट लेस देन 2 ईयर, तो 2.5% का फर्क आएगा, 12.5%। होल्डिंग पीरियड मोर देन 2 बट लेस देन 3 ईयर, 10%। इसी तरह 4 साल से कम हो तो 7.5, 5 साल से कम हो तो 5, 6 ईयर से कम हो तो 2.5, और अगर आपने 6 ईयर के अरसे से ज्यादा तक इसको होल्ड करके रखा हो तो फिर बेटा जी 0%। हाँ जी, 0%। ये आपने स्टेप्स याद रखने हैं, ये रेट पेट है, इनको आपने याद रखना है। मैं एक दफा ना रिवाइज कर देता हूँ। अभी तक हमने डिस्कस ये किया है कि शेयर
या इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो मुतलका जो गेन है वो कैपिटल गेन है, और उसको हमने सेक्शन 37 में लिखना है। उसमें अभी दो चीजें देखी हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से मुतलका जो गेन होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। जो पब्लिक कंपनी से मुतलका शेयर्स होंगे उनको दो पैरामीटर पे देखेंगे, 1 जुलाई से पहले और 1 जुलाई के बाद। अगर 1 जुलाई से पहले है तो 12.5% चार्ज किया जाएगा, और 1 जुलाई के बाद है तो बेटा जी हम 7 डिफरेंट स्लैब बनाएंगे हर साल के वक्फे के बाद। तो उसमें जितना अरसा कम होगा उतना रेट ज्यादा होगा। अगर 1 साल से कम है तो 15%, इसी तरह 1 बाय 1 ईयर इंक्रीज करते जाएंगे, और 2.5% जो है वो लेस करते जाएंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं अपने पास गेन फ्रॉम सेल ऑफ प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड कंपनी, या फिर पेंटिंग, सबकल्चर, ड्राइंग या अदर आर्ट वर्क वगैरह वगैरह, इनके ऊपर क्या सीन होगा। ये बेटा जी टैक्सेबल होगा नॉर्मल पोर्शन की तरह, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की तरह नहीं होगा। जितना भी गेन गिवन किया होगा उसको हम लोग यहाँ पे अपने पास एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में लिखेंगे, और अगर उससे मुतलका कैपिटल लॉस हो तो माइनस करेंगे, और जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी उसको हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो हम एक इसमें डिफरेंस ये भी याद रखेंगे कि पब्लिक कंपनी के शेयर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाएंगे, और प्राइवेट कंपनी के शेयर यहाँ पे ही डिस्कस किए जाएंगे। अगर 12 माह के अंदर अंदर हो तो जितना भी गेन होगा वो सारे का सारा टैक्सेबल होगा, और अगर ये 12 माह से ज्यादा है, ठीक है, मोर देन 12 मंथ, तो फिर इसको बेनिफिट दिया जाएगा 25% गेन। ऐसा क्यों करते हैं, इसके बिहाइंड बेटा लॉजिक ये है कि जितनी देर बंदा अपने पास शेयर्स को होल्ड करके रखेगा उतनी देर इन्वेस्टमेंट रहेगी, और इन्वेस्टमेंट की वजह से विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हमारा खत्म होने की सूरत इख्तियार करेगा। इसलिए जो बंदे इन्वेस्टमेंट को ज्यादा देर करके रखते हैं हम उनको रिगार्ड देते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई आप बेनिफिट लें। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हों 12 माह से कम हो तो उसी तरह फुली टैक्सेबल, और अगर 12 माह से ज्यादा हो तो 25% एग्जाम। तो ये होगी तीसरी टाइप, तीन एलिमेंट। अब आते हैं चौथे एलिमेंट, इसको कहते हैं जी गेन फ्रॉम सेम ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें कंस्ट्रक्टेड भी है, ओपन प्लॉट भी है और फ्लैट भी है, ये तीनों एलिमेंट्स आपने यहाँ पे कंसिडर करना है। अच्छा, इसमें भी आपने 7 स्लैब्स बनानी है, जैसे आपने यहाँ पे बनाई थी 1 साल से कम, 2 से कम, 3 से कम, 4 से कम, 5 से कम, 6 से कम, लेकिन 6 से ज्यादा। इसी तरह आपने यहाँ पे भी स्लैब याद रखनी है, 1 साल से कम, 2 से कम, 3 से कम, 4 से कम, 5 से कम, 6 से कम, और 6 से ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे भी हाईएस्ट रेट 15% था, तो यहाँ पे भी हाईएस्ट रेट 15% है, 15%, देन 12.5%, 10%, 7.5%, 5%, 2.5% एंड 0%। जैसे यहाँ पे था, ये उस सूरत में होगा जब आपका प्लॉट है, और अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो देन आपके पास 15%, देन 5% का डिफरेंस, 10%, देन 7.5%, देन 5%, और इसको अगर आपने 5 साल से ज्यादा रखा हो तो फिर ये आपके लिए 0% के तौर पर होगी। इसी तरह हम फ्लैट की तरफ आते हैं कि आपने फ्लैट में जो है वो अपने पास सरमायाकारी की हो तो 15% है, 7.5% है, देन 0%। अच्छा, ये दोबारा मैंने लिखा हुआ है प्लाट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट, ये एक्चुअली एक्स सर्विसमैन जब किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है तो ये उसके रेट है। ये मोस्टली इंप्लीमेंट नहीं होंगे आपके लिए, ये पहले 3 कॉलम ही इंप्लीमेंट होंगे। मैं इसको जरा दोबारा दोहराई देता हूं कि कैपिटल गेन में शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लिका प्रॉफिट को टैक्स हम करते हैं। पब्लिक कंपनी के शेयर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाएंगे, और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ गेन रिमेन इन एग्जेम्प्टेड कॉलम एंड टैक्सेबल एट सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एट द रेट बिलो मेंशन, तो इस रेट के मुताबिक होगा। तो पब्लिक कंपनी के शेयर और इमूवेबल प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एग्जेम्प्ट, और गेन फ्रॉम सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी को इसी पोर्शन में आउटर कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम उसको प्लेस कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास कैपिटल गेन से मुतलका ट्रीटमेंट है। इससे मुतलका मजीद कोई डिस्कशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी आ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आ सकते हैं, या आप हमसे किसी और सोर्स से थ्रू ईमेल जो है वो रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपके लिए मजीद आसान फहम बना के आपके साथ प्रेजेंट कर सकूं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था।
जिसमें हमने कैपिटल गेन को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इस तरह से हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को करने के बाद जितने भी 5 सोर्सेज हैं उनकी टैक्सेबिलिटी हमारी मुकम्मल हो चुकी होगी। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।